चलो तो ध्यान से समझना है। अब तक शुरू से एक बार फास्ट रिवीजन करा दें। फास्ट है, ठीक है। तो कल शुरू किए थे हम विद्युत रसायन, चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें सबसे पहले बात किए थे कि विद्युत चालक क्या है। विद्युत चालक की बात किए। बताओ, विद्युत चालक तो सबके समझ में आ गया होगा, कई बार पढ़ा होगा विद्युत चालक के बारे में, पढ़ा है ना। जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहेंगे? विद्युत चालक। फिर बताए थे कुचालक। कुचालक में नॉन कंडक्टर, जिनसे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हुए थे, रबर, कांच, शुद्ध जल, सब क्या है? कुचालक। फिर विद्युत चालक के प्रकार पढ़ना था। तो विद्युत चालक के प्रकार के विद्युत चालक के प्रकार के 2 प्रकार के। कौन कौन? बताओ। विद्युत चालक 2 प्रकार के। धात्विक चालक पहला पढ़ाए थे, कौन चालक है? धात्विक चालक। धात्विक चालक में सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, इशारे बताए थे। और धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को स्थानांतरित करने का काम करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इशारा सिस्टम कल समझा दिए थे। बोलो, कोई दिक्कत है? फिर दूसरा प्रकार आपको पढ़े थे, इस बार एक बार पढ़ लेना। फिर वो नोट में लिखवा ही दिए थे कि ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? ग्रेफाइट का धातु है, लेकिन फिर भी विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? समझाए थे, क्योंकि ग्रेफाइट में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। बताए थे मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ग्रेफाइट की जो कार्बन होती है वो 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी के साथ बॉन्ड बनाता है, एगो फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसलिए विद्युत के सुचालक होता है। फिर धात्विक चालक को संसार बता दी। धात्विक चालक में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बताए थे, हम लोग पढ़े थे विद्युत अपघट्य चालक। विद्युत अपघट्य चालक। बताओ, विद्युत अपघट्य चालक बोल दो, या विद्युत अपघटनी चालक, या आयनिक चालक। बताए थे ना कि जो पदार्थ जल में घुलकर जो पदार्थ जल में घुलकर कुछ में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, उसको हम लोग विद्युत अपघट्य चालक या आयनिक चालक कहते हैं। समझाए थे सारी बात। इनके मुक्त आयन में आवेश को प्रवाहित करता है। तो बताओ, आयनिक चालक कह दो या विद्युत अपघट्य चालक कह दो, इसमें आवेश को प्रवाहित करने का काम मुक्त आयन करता है। बताए थे, नोट में इसमें भी लिखवा दिए थे। जैसे जिस प्रकार से धातु में बताए थे कि धातु में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चालक है। और विद्युत अपघट्य चालक में आवेश को स्थानांतरित करने का, माने आवेश को प्रवाहित करने का काम आयन करता है, इसलिए इसको हम आयनिक चालक कहते हैं। फिर आपको हम पढ़ाए थे कि हमको विद्युत अपघट्य के प्रकार पढ़ना है, धात्विक चालक के प्रकार नहीं, किसके? विद्युत अपघट्य के प्रकार। और बताए थे कि बताओ विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? बोलो। हाँ, विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य बताए थे कि जो जलीय विलयन में 100% घुल जाता है। जैसे में एग्जाम्पल लिखवाए थे कि कुछ परवल अम्ल, परवल क्षार और सभी लवण। परवल अम्ल में बताए थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखना, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड याद रखना। और सभी अम्ल तो दुर्बल परवल होता नहीं है, इसलिए सभी NaCl, KCl और CH3COONA याद रखना। इसमें हाँ, सोडियम एसीटेट। दूसरा बताए थे दुर्बल विद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइटिक। बताओ, दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में क्या बताए थे कि यह 2 प्रकार के होता है, एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल में बताए थे कि बस 2 एग्जाम्पल याद रखना, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगा, मिथाइल एसेटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। और दुर्बल क्षार में याद रखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद दोनों में आपको अंतर बताए थे, धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो अंतर तो आपको समझाई थी थे पूरा। आज की क्लास में, चलो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। ध्यान से यहां से समझना, वो तो फास्ट आपको रिवीजन करा दिए। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। धातुओं का चालकत्व नहीं, हमें पढ़ना है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। अब ध्यान से समझाते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व का मतलब। ध्यान से एकदम बोर्ड पर ध्यान देना, बोर्ड पर। अगर मान लिया जाए, इधर ध्यान से समझो, अगर मान लिया जाए कि हम 2 बर्तन लिए, एक बर्तन ऐसे लिए और एक बर्तन ऐसे लिए, ध्यान से समझना। इस बर्तन में
हम यहाँ तक भर दिए NaCl, यहाँ तक क्या भर दिए हम NaCl, यहाँ तक। चलो इस बर्तन में हमने NaCl डाल दिया, इस बर्तन में NaCl डाल दिए NaCl। तो बताओ जैसी NaCl इसमें घोलेंगे तो तुमको मालूम है कि NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। दूसरा बर्तन हम क्या किए, उसमें भी यहाँ तक भर दिए हैं, लेकिन इसमें क्या किए हम कि CuCl2 डाल दिए। कौन डाल दिए? CuCl2। क्या डाल दिए इसमें? CuCl2। तो इसमें हमने CuCl2 को डाल दिया। बताओ जब CuCl2 डाल दिए इस बर्तन में, बोलो, तो हमको मालूम है कि CuCl2 जो है CuCl2 ये बताओ ये भी आयनों में टूटेगा, ये आयनों में टूटेगा। Cu डबल पॉजिटिव आयन में टूटेगा और क्लोरीन सिंगल नेगेटिव आयन में टूटेगा। क्लोरीन 2 अणु है तो 2 लिख देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? 2 परमाणु है तो 2 लिख दिया आगे। बोलो किसी को दिक्कत है? अब बताओ NaCl के बताओ इसमें Na पॉजिटिव बहुत सारे Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव बहुत सारे है। मान लिया कि जो इसमें हम NaCl डाले थे वह NaCl के मान लो कि 1 मोल लिए और इसमें CuCl2 डाले थे तो मान लो कि CuCl2 के भी 1 मोल इसमें डाले थे। ठीक है, अब 1 मोल NaCl को हम जब इस विद्युत अपघट्ट का विलयन में यानी कि जल के साथ घोलें 1 मोल NaCl को, तब के गो आयन में टूटा? 2 आयनों में, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसमें आयनों की संख्या कितना हुआ? 2। और CuCl2 को जब जल में डालें तो बताओ ये कितने आयनों में टूटा? 3 आयनों में टूटेगा। 3 आयनों में। बताओ Cu तो अकेले 2 आयन में टूट गया डबल पॉजिटिव, और क्लोरीन बताओ सिंगल नेगेटिव, तो 2 आयन यहाँ पर है, 1 आयन यहाँ पर। कितना आयन? 3 आयन। बताओ ज्यादा आयनों में कौन टूटा? ज्यादा आयनों में ये टूटा कि ज्यादा आयनों में ये टूटा? CuCl2 ने टूटा। अब बताओ इसमें हम अगर मान लिया कि इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड इधर से लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड इधर से लगा दिए, तो एगो पर मालूम है कि एगो पर बताओ धन आवेश है, एगो पर कौन आवेश है? ऋण आवेश। बताओ सोडियम किधर की ओर जाएगा? ऋण आवेश की तरफ। और क्लोरीन किधर की ओर आएगा? धन आवेश की तरफ। ठीक है, इसमें भी वही काम किए, 2 इलेक्ट्रोड को हमने 2 इलेक्ट्रोड को लगा दिया, एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण आवेश। तो बताओ Cu डबल पॉजिटिव किधर की ओर आएगा? ऋण आवेश की ओर तरफ। और क्लोरीन किधर की ओर आएगा? धन आवेश की तरफ। अब बताओ ज्यादा विद्युत धारा कौन प्रवाहित करेगा, माने ज्यादा इलेक्ट्रिक कौन निकालेगा? ये निकालेगा कि निकालेगा? तो बताओ विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता ज्यादा किसमें है, इसमें है कि उसमें? CuCl2 में। तो यहां पर देखो क्या लिखे हैं, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। अब समझ में आएगा ध्यान से, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। चालकत्व इसको C से सूचित करते हैं, याद रखना। चालकत्व को किससे सूचित करते हैं? C से। अंग्रेजी में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। अब चालकत्व है क्या, उसको एकदम ध्यान से एकदम समझना। विद्युत अपघटनी चालकत्व या खाली चालकत्व पूछ दे, हमने क्या समझाया अभी? किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में, कोई विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, बताओ ज्यादा क्षमता इसका था कि उसको था? तो किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन है, भी जलीय विलयन है, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता इसी का ना है। तो ज्यादा क्षमता, ये भी विद्युत धारा प्रवाहित करता है और ये भी विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है, दोनों इलेक्ट्रिक निकाल सकता है, लेकिन क्षमता ज्यादा किसका है? क्षमता ज्यादा इसका है ना, क्योंकि यह 3 आयनों में टूटा, ये 2 आयन में टूटा। इसमें कॉपर है जो अकेले डबल आयनों में टूट गया। तो कहेंगे कि किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। बताओ विद्युत अपघटनी चालकत्व समझ में आया? किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, माने जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता ज्यादा होता है, वही क्या कहलाता है?
उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है? अब समझेंगे। यह चालक के प्रतिरोध के विद्युत कर्मानुपाती होता है। जो विद्युत अपघटनी चालकत्व होता है वो चालक के प्रतिरोध के विद्युत कर्मानुपाती होता है। प्रतिरोध तो 10th क्लास में पढ़े क्या होगा कि प्रतिरोध जो धारा का विरोध करे उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो विद्युत अपघटनी चालकत्व का मान प्रतिरोध के विद्युत कर्मानुपाती होगा। मतलब सी का मान प्रतिरोध को किससे सूचित करेंगे? आर से। और बताओ विद्युत अपघटनी चालकत्व को सी से। यदि मतलब हुआ कि सी का मान आर के उल्टा होगा। सी का मान 1/r यानी सी इक्वल टू 1/r। तो यहाँ लिखे हैं, ध्यान से समझना कि सी बराबर 1/r क्या है? यह चालक के प्रतिरोध, यह माने कौन है? विद्युत अपघटनी चालकत्व। चालक के प्रतिरोध यानी आर, प्रतिरोध आर के विद्युत कर्मानुपाती होता है। तो लिख दिए सी बराबर 1/r। चालकत्व का मान प्रतिरोध के विद्युत कर्मानुपाती होता है। सी बराबर 1/, लिख दिए आर। अब कहेगा चालकत्व का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक। तो चालकत्व का मात्रक बताओ। मात्रक तो फिजिक्स में निकालने के लिए सीखवे क्या होगा ना। बताओ जैसे भी चालकत्व है और कहेगा चालकत्व के मात्रक बताओ, तो हमको मालूम है 1/, और आर का मतलब प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ये ओम ऊपर चल जाएगा तो ओम इनवर्स पढ़ते हैं ना, ओम इनवर्स पढ़ लो, या इसको ऐसे ही लिख दो 1/ओम यानी प्रति ओम, या इसको हम महो भी कह सकते हैं। कौन कह सकते हैं? महो। समझ में आ रहा बात है? इसको क्या कह सकते हैं? महो। तो चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स, या ऐसे लिख दो, या महो। महो मैंने समझ रहा है ना, उल्टा ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा बात? इसको महो बोलते हैं। महो, MHO महो। और एसआई पद्धति में इसका एसआई मात्रक होता है। एसआई पद्धति में मात्रक उसका होता है, क्या होता है? सीमेंस। एस से लिखते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया? समझा कि नहीं? चलिए अब थोड़ा सा इसको खाली थोड़ा सा आगे कर दिए हैं। आगे इसलिए किए हैं कि इस फार्मूला के हम लोग को जरूरत पड़ता है। देखो ध्यान से समझना, इसकी जरूरत हम लोग को पड़ने वाला है। सी बराबर बताओ, सी बराबर सी बराबर 1/r। ये तो अभी देखिए कि हम लोग सी बराबर 1/r। अब बताओ ओम के नियम पढ़ा होगा, V बराबर IR 10th क्लास में। नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। 10th में पढ़ा है ना ओम का नियम, और लिखवाया गया था V बराबर IR। तो ओम के नियम V बराबर IR हम पढ़े हैं। तो बताओ अब R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V/I। तो हम R के जगह देखो R बराबर V/I लिख दिए यहाँ पर। अब इसमें R के जगह V/I का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखे हैं C बराबर, देखो ध्यान से एकदम, एक है तो लिखें 1, अब बटे R के जगह देखो क्या लिखे हैं? V/I। बताओ आसान लग रहा है कि नहीं? EI कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सब एकदम ऐसे डांस दे दे के लिख दिए हैं तुम लोगों की, अपने से नोट से देख करके अपने से भी लड़कन समझ ले। बोलो अब I ऊपर चल जाएगा तो C बराबर I/V। बोलो कोई दिक्कत है? तो ई वाला फार्मूला के भी जरूरत पड़ने वाला है न्यूमेरिकल में, और इसका भी इसका भी। बोलो कोई दिक्कत है? अब बताओ, अब इसके अनुसार सी का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, या ओम यहाँ लिख दे, या महो भी लिख दें, क्योंकि आई का मात्रक विद्युत धारा का मात्रक तो मालूम है एम्पियर, और इसका मात्रक भी का मात्रक भी मालूम है वोल्ट है। एम्पियर प्रति वोल्ट भी याद कर सकता है नहीं? चलो यहां पर ध्यान से समझना। चलो अब यहां पर ध्यान से समझो। ये तो बता ही दिए कि एसआई पद्धति में बताओ चालकत्व का मात्रक सीमेंस होता है, वहां भी लिख दिया है, यहां भी नीचे भी लिख दिए लास्ट में। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां ध्यान से समझिएगा हम क्या लिखे हैं। सी बराबर फार्मूला हम क्या लिखवाएं?
आई बटे भी, सी बराबर आई बटे भी। और यदि किसी विद्युत अपघटनी चालकत्व में जो हम विद्युत धारा दे रहे हैं, इधर बना रहे हैं, देखो ध्यान से, ये ऐसे करके हमने बनाया और यहाँ तक विद्युत अपघटनी चालकत्व है, मतलब यहाँ पर कोई विद्युत अपघट का विलयन डाल दिए हैं, ठीक है, NaCl का मान लिया कि डाल दिए या कुछ के डाल दिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। कितने इलेक्ट्रोड लगा दिया यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रोड। अब बताओ, 2 इलेक्ट्रोड को लगाया और दोनों को क्या किए हम कि यहाँ से कोई सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा क्या कर दिए, हम जोड़ दिए। ध्यान से समझना, कोई सेल या बैटरी से इसको हम जोड़ दिए और सेल या बैटरी से जो जोड़े हैं वह 1 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए उसका मान? 1 वोल्ट। अगर उसका मान, विभव का मान 1 वोल्ट हो, देखो लिखें V बराबर 1 वोल्ट हो, तो बताओ V के जगह हम बताओ C बराबर I बटे 1 लिखेंगे। अगर 1 वोल्ट होगा तो C बराबर I बटे 1, यानी C बराबर क्या हो जाएगा? I। इसका मतलब विद्युत अपघट विलयन के चालकत्व का मान विद्युत धारा के समान होता है नहीं? तो यहाँ पर लिखे हैं कि V बराबर अगर 1 वोल्ट होगा तो C बराबर क्या हो जाएगा? I। समझ में आया बात? V बराबर 1 वोल्ट तो C बराबर I। अतः हम लिख सकते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के वोल्ट का विभवांतर हो, 1 वोल्ट का विभवांतर होता है, तो उसमें बहने वाली धारा ही चालकत्व कहलाती है। बहने वाला I माने धारा या विद्युत धारा, पूरा नाम बोल दो, बहने वाली धारा ही विद्युत चालकत्व कहलाता है। समझ में आ गया बात है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर के वोल्ट है, 1 वोल्ट हो, तो बहने वाली धारा का मान भी क्या होगा? चालकत्व कहलाएगा। क्योंकि C I के बराबर हो जाएगा, तो इससे जो बहने वाली धारा है वो बताओ C के बराबर हो गया, यानी चालकत्व के बराबर हो गया, उसी को हम चालकत्व कहेंगे। बताओ समझ में आ गया कि नहीं? तो चालकत्व का अगर ऐसे भी तुम विद्युत चालकत्व के बारे में ऐसे भी बोल सकता है कि यदि जब किसी विद्युत अपघट के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो, तो उसे बहने वाली धारा का मान ही चालकत्व कहलाता है। बताओ यहां तक समझ में आया? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक कंप्लीट है ना? चलिए अगला टॉपिक हम समझेंगे, ध्यान से समझना। चालकता या विशिष्ट चालकता, अतिचालकता या विशिष्ट चालकत्व 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे। चालकता या विशिष्ट चालकत्व, ध्यान से समझना। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ध्यान से समझना। के नहीं लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे कप्पा। क्या पढ़ेंगे? कप्पा। के जैसा लग रहा है लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे हम? कप्पा। ध्यान से समझना। चालकता है क्या या विशिष्ट चालकत्व है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, 10वां क्लास में पढ़ा होगा। और विशिष्ट चालकता को कप्पा से सूचित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम है, प्रतिलोम बोल दो या व्युत्क्रम बोल दो, प्रतिलोम बोलो या व्युत्क्रम बोलो, एक ही चीज हुआ। तो विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे हम कप्पा से सूचित करते हैं। और कप्पा बराबर O1 बटे क्या हो जाएगा? रो। ये 1 बटे लिखल है रो, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध है को रो से सूचित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? रो से। तो कप्पा बराबर O1 बटे रो। ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया विशिष्ट चालकता के, ठीक है। अब ध्यान से समझना। किसी विद्युत अपघट के विलयन का प्रतिरोध है, कोई विद्युत अपघट का विलयन का प्रतिरोध है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कोई विद्युत अपघट अगर का विलयन अगर है, अब क्वेश्चन परीक्षा में दे देगा
विशिष्ट चालकता के अगर पूछ दिया था तो दे देगा, जवाब दे देगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा सूचित करते हैं, कप्पा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, रो। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी विद्युत अपघट के विलयन का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी विद्युत अपघट के विलयन का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, कहना किसी विद्युत अपघट के विलयन का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, विद्युत अपघट के विलयन का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई विद्युत अपघट का विलयन है, चलो विद्युत अपघट का हमने विलयन बना दिया, विद्युत अपघट का क्या है, विलयन, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रोड हमने यहां डाला और एक इलेक्ट्रोड यहां डाल दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड डाला। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जितना ज्यादा होगा ना, प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होगा। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जितना बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी घटेगा, प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो पहला कारण क्या समझा, विद्युत अपघट के विलयन को प्रभावित करने वाला यानी कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला क्या लिखाएंगे, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती L। R समानुपाती, R के मतलब प्रतिरोध है, L मतलब ये दोनों के बीच की दूरी। बीच की दूरी अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। बीच की दूरी घटेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, घटेगा। अब पेपर में मान लिया पूछ दिया तुमसे कि विद्युत अपघट के विलयन में इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या कहेगा, बढ़ेगा। ऑप्शन दे देगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, तो किस में टिक मारेगा, बढ़ेगा। और बीच की दूरी, यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को घटा दिया जाए तो बताओ उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। समझ में आ गया बात है, बोलो कोई दिक्कत। दूरी के समानुपाती होता है, दूरी बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी घटेगा प्रतिरोध घटेगा। तो पहला समझ में आ गया बात। इसको हम साथ में समीकरण मानते चल रहे हैं, क्योंकि इसको से एक फार्मूला हम बनाएंगे, इसलिए साथ में मान लिया कि समीकरण क्या हो गया, 1। दूसरा, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड के, अच्छा इसमें एक और बढ़िया से बताते हैं, एक पॉइंट और इसमें बताते हैं, देखना ध्यान से। ये विद्युत अपघट है, इसमें विद्युत अपघट का बहुत सारे विलयन हमने डाल दिया, ठीक है। और विद्युत अपघट के जब हम विलयन इसमें डाल दिए ढेर मनी, इसमें 2 इलेक्ट्रोड को हमने मिलाया, 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड को यहां डाला, एक इलेक्ट्रोड को क्या डाला, यहां पर। ध्यान से समझना, दोनों इलेक्ट्रोड के, तो इसका तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा इस इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड तो बताओ छड़े का रहता है ना, है? इसका भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड क्षेत्रफल होगा। तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना इसका अनुप्रस्थ काट रहेगा, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट जितना रहेगा, प्रतिरोध उसका उल्टा काम करेगा। यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान घटेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। समझ में आ गया बात। इसको ई वाला भागवा को अनुप्रस्थ काट कहेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे रहेगा, सुनो ध्यान से। जिस बर्तन में विद्युत अपघट का विलयन हमने डाला था, ध्यान से समझना, जिस बर्तन में, चलो मान लिया कि बेलनाकार पात्र है, इसमें विद्युत अपघट का विलयन डाला हुआ है, ठीक है। तो विलयन के कुल लंबाई, देखो देख रहा है ना, यहां तक ना कुल लंबाई हुआ, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट, इसको अनुप्रस्थ काट। समझ में आ रहा बात है, ये जो काट देख रहा है ये वाला भाग ना, इसी को बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। तो विलयन के कुल लंबाई, विलयन के कुल लंबाई जो दिख रहा है ना, विलयन के कुल लंबाई के अनुप्रस्थ काट। विलयन कहां तक भरा हुआ है, इस बात को भी ध्यान देना। जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ही व्युत्क्रमानुपाती होगा प्रतिरोध का मान। जिस बर्तन में विलयन डाला हुआ है ना, उस बर्तन की कुल लंबाई, अगर बर्तन मान लें बेलनाकार है तो बर्तन की कुल लंबाई के अनुप्रस्थ काट, एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ही व्युत्क्रमानुपाती होगा, खाली इलेक्ट्रोड नहीं। समझ में आ गया बात। तो यहां लिखे हैं
कि इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर व्युत्क्रमानुपाती O1 बटे क्या लिखे हैं, ए। क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान घटेगा। क्षेत्रफल का मान घटेगा यानी कि घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? क्षेत्रफल घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है बात है? उल्टा काम करना है इसका। इसको समीकरण क्या मान लिए, 2। अभी देखो दोनों समीकरणों से एगो हम फार्मूला बना दिए जिसकी हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है, ध्यान से समझना। देखो तो इस समीकरण O1 था ना, और इस समीकरण क्या है, 2। R समानुपाती L और R समानुपाती O1 बटे A, ये दोनों समीकरण को देखो, तुलना करो। R समानुपाती L है, R समानुपाती O1 बटे L, बताओ इसको लिख सकते हैं R समानुपाती L है गुने O1 बटे A है, तो हो जाएगा R समानुपाती, बताओ L बटे A लिख सकते हैं, तो लिख दिए R समानुपाती L बटे A। समानुपाती को हटाने के लिए, बराबर का चिन्ह देने के लिए, बताओ एक कांस्टेंट लगाए हैं जिसको बोलेंगे रो, और रो क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोल दो। अभी तो पढ़ाए थे, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ा था फिजिक्स में। तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो R बराबर हो गया रो गुने L बटे A। अब ई वाला फार्मूला के भी तुम लोग को जरूरत पड़ने वाला है। अब यहां से ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाए हैं, देखो आगे कैसे बढ़ाएंगे। बताओ अभी हमने चालकता C बराबर 1 बटे क्या पढ़ा था, R, कि विद्युत अपघट के विलयन के चालकत्व का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिरोध के उल्टा होता है, विद्युत के व्युत्क्रम होता है। तो C बराबर 1 बटे R पढ़े थे ना, और बताओ या हम C बराबर अभी पढ़े थे I बटे भी, ये भी पढ़े थे। तो बताओ C बराबर 1 बटे R, और R के मान अभी कितना लाएं, रो गुने L बटे A। बस इस फार्मूला खाली आगे बढ़ा दिए थोड़ा सा, तो R के जगह हम रो गुने L बटे A लिख सकते हैं। तो R के जगह देखो, R के जगह हम लिख दिए C बराबर 1 बटे R के जगह रो गुने L बटे A। ये A कहाँ चल जाएगा, ऊपर है, तो C बराबर A बटे रो L। देखो बताओ समझ में आ गया नहीं, C बराबर 1 बटे रो L। अब बताओ इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, या खाली कहेगा विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो बताओ ये भागा में ही पटिया गया था, गुना में आई, गुना वाला एकरे उधर इधर करते रहो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें, तो A बराबर बताओ ये गुना में कहाँ जाएगा, भागा में, तो कहाँ जाएगा, गुना में, तो C गुने रो गुने L। कुछ के मान निकालो, यहां से निकल जाएगा। चालकत्व का मान निकाल लो, विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल लो, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का मान निकाल लो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान निकाल लो। ये चारों मान में से कोई 3 मान दे रहेगा, तो बस इस फार्मूला का इस्तेमाल करो या इसका इस्तेमाल करो, एक ही चीज है दोनों। समझना क्या बात है? बस ये भागा में ही पटी गुना कर दिए हैं, बताओ ये गुना वाला कोई हो जाएगा भागा में, तो रो बराबर हो गया A बटे CL, इसी भागा में आई वाला गुना। बोलो कोई दिक्कत है? सबको हमने लिखा है, ध्यान से समझना इकट्ठा करके, समझेगा ध्यान से। यहाँ के बराबर, के मतलब कप्पा, चालकता, चालकत्व, समझ में आ रहा बात है, विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को C से सूचित करते हैं, चालकता को। ये कौची है, के विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता है ना, कप्पा। विशिष्ट चालकता का मान बताए थे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कप्पा बराबर O1 बटे रो, अभी ऊपरे फार्मूला पढ़े थे, और O1 बटे रो, देखो ध्यान से, O1 बटे रो, O1 बटे रो को हम कैसे पढ़ेंगे, इसको नीचे कुछ ना था, एक है, हम उल्टा करके लिख दिए,
एक ऊपर या रो नीचे, तो कहेंगे यहू वाला ऊपर आई वाला नीचे, तो CL बटे ए। तो एक फार्मूला बन गया विशिष्ट प्रतिरोध को, यानी कप्पा बराबर 1 बटे सिग्मा चाहे CL बटे ए। ये कैसे आया, जो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कप्पा विशिष्ट प्रतिरोध का मान विशिष्ट चालकता का मान विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो 1 बटे रो। ठीक है, और बताओ ये रो के मान कितना है? A बटे CL। तो रो के जगह लिख दो A बटे CL। CL कहाँ चल जाएगा? ऊपरे। ऊपरे कुछ ना तो एक है ना था, तो यही लिख दिए CL बटे। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से समझना इसको। यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या सेंटीमीटर हो? 1 सेंटीमीटर। अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उसमें कोई विद्युत अपघट्ट विलयन का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मतलब एक हमने बर्तन लिया, एक कोठी ले लिए बर्तन। और ध्यान से समझना, एक सेंटीमीटर एक घन बना दिए, कोठी बना दिए हम, घन बना दिए। ठीक है, कोठी बना दिए घन। तो एक अनुप्रस्थ काट है, बताओ यही वाला बतिया, यही ना होगा अनुप्रस्थ काट है, एक अनुप्रस्थ काट ही ना होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि कहा है कि इलेक्ट्रोड के लंबाई बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तो हमने इसको मान लिया कि 1 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका प्रत्येक भुजा तो 1 सेंटीमीटर होता है, वर्ग के रूप में एक भुजा हो गया। तो बताओ अनुप्रस्थ काट माने ई वाला चाहे ई वाला चाहे ए वाला साइड, यही ना अनुप्रस्थ काट हुआ। तो इसका क्षेत्रफल ए हो के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखे हैं कि यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तब बोलो तब कप्पा का मान क्या होगा? C के बराबर होगा। क्यों? इसका मान 1 है, इसका मान भी 1 है, तो 1 बटे 1 खत्म कहानी। तो बोलो कप्पा, कप्पा माने कौची? विशिष्ट चालकता या चालकत्व। तो कप्पा का मान C मतलब कौची? विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकत्व। अभी ना पढ़ाए थे? तो विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकत्व विशिष्ट चालकता के बराबर कब होगा? कहेंगे जब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब बताओ विद्युत अपघट्ट विलयन के चालकत्व का मान विशिष्ट चालकता के बराबर होगा। इसको विशिष्ट चालकता कहेंगे, इसको विद्युत अपघट्ट विलयन का चालकत्व कहेंगे, या कंडक्टिविटी का लिखा दो चालकत्व। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट ध्यान से समझना, वही बात को लिखें अतः। ध्यान से समझना, अतः क्या समझाएं? अभी क्या समझाए थे कि 1 सेंटीमीटर लंबा व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन की चालकत्व को विशिष्ट चालकता कहते हैं या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। कप्पा के मान C के बराबर आया ना, तो कप्पा के मान C के बराबर कब आया? 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन की चालकत्व को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। अथवा इसको ऐसे ही बोल सकता है कि किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के चालकत्व को, किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन कैसे हम बोलेंगे? हमने बताओ कोई विद्युत अपघट्ट लिए थे और बोले थे कि इसमें एक घन बनाया था, है ना? बताओ इसकी प्रत्येक भुजा के सेंटीमीटर होना चाहिए? ये भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है, तो इसका आयतन कितना होने चाहिए? भुजा क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको बताओ 1 सेंटीमीटर लंबा ना बोल करके हम 1 सेंटीमीटर आयतन वाला भी बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन
के चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं या विशिष्ट चालकता कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? चालकत्व और विशिष्ट चालकता, यानी चालकता और विशिष्ट चालकता। चालकता को किसे सूचित करेंगे? सी से, और विशिष्ट चालकता को कप्पा से। तो कप्पा का मान सी के बराबर होगा, यानी कि विशिष्ट चालकता का मान चालकता के बराबर कब होगा? तो कहेंगे यदि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले बिलियन के चालकत्व को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। नहीं तो बोल सकते हैं, उतना ना बोल करके, किसी बिलियन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के चालकत्व को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा? तो बोलो मात्रा क्या हो जाएगा? प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, या ओम इनवर्स को प्रति ओम बोल दो, या ओम इनवर्स को हम महो तो भी बताए थे, तो महो प्रति सेंटीमीटर या महो सेंटीमीटर इनवर्स, या महो को क्या बताए थे? साइमन, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है? अब हम पढ़ेंगे सेल नियतांक। कौन सी नियतांक? सेल नियतांक। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो, किसी को दिक्कत? अब पढ़ेंगे सेल नियतांक। सेल नियतांक के बारे में थोड़ा बढ़िया से समझेंगे। सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट। सेल नियतांक है क्या? देखना ध्यान से। सूत्र कप्पा बराबर क्या अभी सीखा? CL/A। यदि विद्युत अपघट्ट के लंबाई, यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई दूरी 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो कप्पा का मान, कप्पा माने विशिष्ट चालकत्व का मान, बोलो चालकता के बराबर हो जाता था। विशिष्ट चालकत्व ही चालकता कहलाता था। कब चालकता कहलाएगा? विशिष्ट चालक। परीक्षा पूछेगा विशिष्ट चालकता को चालकता कब कहेंगे? कहेंगे ऑप्शन ए, एल बराबर 1 सेंटीमीटर और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल बराबर 2 सेंटीमीटर और ए बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस में टिक मारेंगे? ऐसा 4 का ऑप्शन रहेगा। तो दोनों 1 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। नहीं तो डायरेक्ट आयतन की बात करेगा कि आयतन कितना होता है? 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर आयतन रहेगा तो भी उसका विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बताए, दोनों तरह के डिफिनेशन आपको समझा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल नियतांक कि सेल नियतांक क्या है। ध्यान से समझेंगे सेल नियतांक। ध्यान से समझना सेल नियतांक। सूत्र अभी हमने क्या सीखा? के बराबर कुछ है नहीं, सेल नियतांक बहुत एकदम हल्का है। सूत्र कप्पा बराबर क्या सीखा? विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या सीखा? CL/A। तो के बराबर कप्पा बराबर CL/A में जो L/A दिख रहा है ना, L/A जो दिख रहा है ना, इसमें के बराबर यानी कप्पा बराबर CL/A में जो L/A दिख रहा है, यही L/A को सेल नियतांक कहते हैं। समझ में आ गया बात? नहीं समझा? प्रश्न पूछा था पेपर में कि सेल नियतांक का मान होता है, 4 गो ऑप्शन दे दिया, C/A, ऑप्शन बी L/A, ऑप्शन सी A/C, ऑप्शन सी A/L। तो किस में टिक मारेंगे? L/A। जो कप्पा बराबर CL/A है ना फॉर्मूला, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट चालकत्व का मान है। विशिष्ट चालकत्व को किससे? कप्पा से। तो विशिष्ट चालकत्व का मान यानी कप्पा बराबर CL/A फॉर्मूला अभी इसको लाए थे, सिद्ध करवाए थे, अभी लाए थे इसको ना। तो इसमें जो L/A जो दिख रहा है ना, ये L/A को ही सेल नियतांक कहा जाता है। L/A को क्या कहा जाता है? सेल नियतांक। अब देखो ध्यान से समझना, इसका मान प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। L/A का मान प्रत्येक सेल के लिए क्या होता है? निश्चित, एकदम फिक्स होगा। दूसरा टॉपिक इसमें याद रखना कि अतः किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A
के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। इसको डिफिनेशन ऐसे बोल सकता है कि किसी, सुनो ध्यान से, किसी सेल के इलेक्ट्रोड एल क्या है, नहीं, जैसे में हम विद्युत अपघट विलयन बनाए, यहाँ एक इलेक्ट्रोड यहाँ डाल दिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ डाल दिए, इसमें ढेर मैंने विद्युत अपघट विलयन डाल दिए, तो बताओ ये दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, एल। तो किसी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के अनुपात को ही तो सेल नियतांक कहते हैं। हमने बोला कि एल बटे ए को सेल नियतांक कहते हैं, तो एल बटे ए है क्या, कहेंगे एल बटे ए है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल है, ए का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो कहेंगे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। बताओ समझ में आया? तो ही बात लिख दिया था, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी एल तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को 2 के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, यानी कि K बराबर C गुने एल बटे को क्या कहेंगे, सेल नियतांक। एल बटे को क्या कहेंगे, तो यही बलबते लिखे हैं, देखो कप्पा बराबर C गुने एल बटे ए की जगह लिख दिए हैं सेल नियतांक। एल बटे को सेल नियतांक कहते हैं ना, तो एल बटे ए की जगह लिख दिए सेल नियतांक। तो बताओ ई भागा में गुना में ई पटिया गया था, सेल नियतांक बराबर बताओ कप्पा बटे सी, कप्पा बटे सी, तो सेल नियतांक बराबर कप्पा बटे क्या हो गया, सी। और हम पढ़ाए हैं अभी, बताओ अभी हम पढ़ाए हैं कि बताओ सी को सी बराबर अभी सिखाए थे, सी बराबर 1/r, तो हम सी के जगह अगर 1/r लिख दें तो r कहाँ चल जाएगा, ऊपर। सी मैंने चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब बताओ, बताए थे चालकता का मान प्रतिरोध के विद्युत कर्मानुपाती होता है, और सी के मतलब कुछ विद्युत अपघट विलयन के चालकत्व या चालकता, तो चालकता को सी से, तो सी के मान प्रतिरोध के उल्टा होता है ना, विद्युत कर्मानुपाती ना होता है, तो सी की जगह 1/r लिख दिए, ई वाला सी गुना में तो प्रतिभागा में आया, और सी की जगह 1/r लिख दिए, 1/r, r कहाँ चल जाएगा, ऊपरे, तो ऊपरे जाएगा। तो बताओ सी बराबर आर के लिख दो या के आर लिख दो, तो बताओ हम क्या लिख दिए, बताओ सेल नियतांक बराबर फार्मूला कुछ हो गया, सेल नियतांक बराबर बोलो के गुने आर। बताओ कोई दिक्कत है? अतः इसी को हम लिख दिए हैं सेल नियतांक बराबर के क्या है, विशिष्ट चालकता है, आर क्या है, प्रतिरोध है। अतः यह समझ में हम लोग को आया कि सेल नियतांक के मान विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध के गुणनफल के समान होता है, यानी गुणनफल के बराबर होता है। बताओ समझ में आया? इस हम सब फार्मूला के हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको मात्रक देख लो और उसके बाद हम लोग अगला क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं सब एकदम जा करके याद एकदम करते रहना घर पर, ठीक है ना? चलिए बाबू उतना नहीं पढ़ाना है आज। तो सेल नियतांक का मात्रक बताओ, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में बोल दो या मीटर में बोल दो। सेल नियतांक का मान सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप पूछेगा सर सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स कैसे आ गया? बताओ विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या लिखवाए थे, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या लिखवाए थे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कि ओम सेंटीमीटर इनवर्स। विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखवाए थे ओम इनवर्स, लिखवा रहे हैं, एक मिनट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलो अब प्रतिरोध के तो ओम होवे करता है, तब बताओ ओम प्लस में ना, ये दोनों तो खत्म हो गया, तो सेंटीमीटर इनवर्स है ना हुआ, तो सेंटीमीटर में बोल दो चाहे मीटर में बोल दो, तो याद रखना सेल नियतांक का मात्रक है प्रति सेंटीमीटर या प्रति मीटर। कोई दिक्कत? अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लास समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है?
तो घर पे जाओ, जा करके इसको तुम बढ़िया से नोट्स बनाओ, टेलीग्राम पर नोट्स डाल ही देते हैं। और दोबारा अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो देख लेना, दोनों साथ में हो रहा है। बोलो किसी को दिक्कत? चलिए, तो इतना तक कंप्लीट करके आना, ठीक? चलिए।